और इंशाल्लाह ताला इसके 2 फेज़ और होंगे, क्योंकि पहला फेज़ हमारा इनिशियल प्रैक्टिस का था, दूसरा फेज़ हमारा लर्निंग का होगा और तीसरा फेज़ हमारा फाइनल होगा। इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि मंडे को इंशाल्लाह ताला आई विल बी डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन हाउ टू प्रेजेंट योर बिजनेस आइडिया, ताकि जो चीज़ें कमी पेशी मैंने नोट की है, जो जाहिर है एक प्रैक्टिसिंग सेशन में होना एक नॉर्मल बात है, कुछ अब नॉर्मल भी है, क्योंकि बाज़ लोगों को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पीजीसी के जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो प्रॉपरली नहीं सुने हुए, जिसके लिए मैं दोबारा से आप सबको कहूँगा कि प्लीज़ पीजीसी के जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो ज़रूर देख लीजिए तमाम के तमाम लोग, और ताकि मेरे जो पहले की हुई मेहनत है और अब मैं मंडे को जो प्रेजेंटेशन देने लगा हूँ उसका आपको बेनिफिट हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी बता दूं कि जिस तरीके से हमने आज से 7-8 माह पहले ये सारा काम स्टार्ट किया था, तो तब भी मैंने बताया था कि मेरे जहन में ट्रेनिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है और एक सीरियस काम है। तो अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आउट ऑफ ऑल हु विल बी प्रेजेंटिंग दिस इंक्यूबेटर फेज के अंदर जो प्रेजेंट करेंगे, मेरा इंशाल्लाह ताला पक्का इरादा है कि किसी एक को बिजनेस के अंदर मैं खुद से इन्वेस्टमेंट करूंगा। यानी कि दैट मीन्स कि इट इज़ डेफिनेटली प्रॉपर लाइव प्रोजेक्ट। ये सिर्फ खेल खूल के लिए या हम बातें बातें करने के लिए नहीं कर रहे, ताकि इसमें आपकी सीरियसनेस भी होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक जनरल एक आम रूटीन क्लासरूम नहीं है, बल्कि हम वाकई प्रोफेशनली और टेक्निकली चीज़ों को कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरे पूरा इरादा है कि अल्लाह ताला मुझे रिसोर्सेज दे और हिम्मत दे, बाय द एंड ऑफ थर्ड राउंड जो कम से कम एक लोगों को मैं ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पहले बता दी हुई हैं। जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँगा वहाँ पे मैं 15 to 20% परसेंटेज भी रखूँगा फॉर नेक्स्ट 2 years, लेकिन उस कारोबार का सीईओ या हेड मैं नहीं हूँगा। जिसका वो आइडिया है वही उस कंपनी का, उस स्टार्टअप का मालिक होगा, वही सीईओ होगा। और हम बकायदा उस कंपनी को सीरियसली, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर रजिस्टर कराएं, हम उसको प्रॉपरली कराएंगे। और मेरे पास जैसे भी अवेलेबल होंगे रिसोर्स, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट इट। तो मेरा और अल्लाह ताला ने अगर मुझे अगले 1-2 माह में ज़्यादा हिम्मत दी तो हो सकता है मैं एक से ज़्यादा लोगों के अंदर या 2-3 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो ये सिर्फ आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ अ रियल प्रोजेक्ट और सीरियस प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों की इंतहाई सीरियसनेस जब अगर होगी और रिजल्ट्स आएंगे, तो मैं और कल को हो सकता है कोई और लोग भी हों जिनके अंदर ये मोटिवेशन आए कि हम यंग और नए लोगों के स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को तफसीली बात होगी। आज एंड पे क्वेश्चन आंसर का सेशंस आप लोग खुद मैनेज करेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला उसको बाद में देखूंगा। अभी बाबर भाई पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट सेशन कैसे होगा। नेक्स्ट सेशन जी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसी वजह से बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक को अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, पीर को। तो हम अगली भी बुध जुमेरात जुमे को हम अगला राउंड रख लेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारियां कीजिए। कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, कुछ आप जो रिकॉर्डिंग्स में देखेंगे आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग का एहसास होगा। कुछ मंडे को मैं चीज़ें क्लियर करूंगा, उसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर कीजिएगा अपनी क्लैरिटी के लिए, ताकि हम वाकई ही लोगों को दिखा सकें कि यार ये कोई जनरल आम रूटीन कॉलेज या स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं था, हम वाकई ही जेन्युइनली प्रोफेशनल्स यहाँ से निकाल रहे हैं। तो मैं अली वाइन को आज रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवर टू हिम, वो कंडक्ट कराए, देखें पहले किसने प्रेजेंटेशन देनी है। और ओवर टू अली। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो हमारे पास लिस्ट है उसके हिसाब से
अंदील, आप प्लीज सबसे पहले आइए और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रेजेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। Yes, you are. ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Andil Liaquat and today I am going to present my business idea. इससे पहले मैं थोड़ा आपको अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं डीपीटी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और बिजनेस की फील्ड मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। इससे पहले मैंने कभी ना बिजनेस के बारे में सोचा था। तो ये तो सर उमर वाइन की कह लें कि एक उनकी हम हमारे लिए बड़ी ये ऑनर की बात है कि सर ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम यहाँ पर आकर सीखें और अपनी जो थॉट्स हैं वो सबके साथ शेयर कर सकें। तो सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। Now, without taking much of your time, I would like to present my business idea, that is LifeBridge Wellness Platform. अच्छा, LifeBridge Wellness एक सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक ये मेरा विजन है, जिसका मतलब है कि लाइफ और बेहतर सेहत के दरमियान एक ब्रिज बनाना, जिसका मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, एजुकेशन और हेल्थी लाइफस्टाइल को एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करना है, ताकि लोग सिर्फ रिकवर ही ना करें बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थी लाइफ भी मेंटेन कर सके। अच्छा, तो ये मैंने अपनी जर्नी जो एक रोड मैप तैयार किया, उसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जो फेज 1 है ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस का होगा, फेज 2 एक्सपर्टीज बिल्ड करने का, और फेज 3 जो है वो लाइफ ब्रिज को लॉन्च करने का फेज होगा। अच्छा, ये आइडिया मेरे माइंड में आया क्यों? बेसिकली हमारी जो डीपीटी का कोर्स है, इसके 3rd ईयर से फाइनल ईयर तक हमारी क्लिनिकल रोटेशंस होती हैं। तो मैंने अपनी क्लिनिकल रोटेशंस के दौरान डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल और लाइफस्टाइल रिलेटेड पेशेंट्स के साथ काम किया, या कहने के मैंने अपने सीनियर्स के साथ पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया। तो इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ मेडिसिन या टेम्परेरी ट्रीटमेंट की वजह से सॉल्व नहीं होती। उनके पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होती है, जिनमें पुअर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ अवेयरनेस, स्ट्रेस और अनहेल्दी जो लाइफ हैबिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन ने मुझे एक आइडिया डेवलप करने पर मोटिवेट किया। तो लाइफ ब्रिज वेलनेस सिर्फ एक लाइक फिजिकल थेरेपी क्लिनिक नहीं होगा, बल्कि ये एक पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर रिहैबिलिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंटिव केयर और लॉन्ग टर्म वेलनेस को एक इंटीग्रेटेड मॉडल में कनेक्ट किया जाएगा। तो मेरा विजन सिर्फ पेशेंट की पेन ट्रीट करना नहीं, बल्कि लोगों को एक हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ गाइड करना है, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने 3 फेज पर इसको डिवाइड किया है। तो इस विजन को अचीव करने के लिए मेरा प्लान ग्रेजुएशन के फौरन बाद कोई क्लिनिक खोलना नहीं है। सबसे पहले मैं किसी एस्टेब्लिश्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूंगी, ताकि अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकूं। साथ ही साथ मैं बिजनेस ऑपरेशंस, पेशेंट मैनेजमेंट और जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस हैं, मैं उनको प्रैक्टिकली समझना चाहती हूँ। उसके बाद कुछ एडवांस्ड सर्टिफिकेशंस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो है वो गेन करूंगी। तो मेरा बिलीफ है कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ नॉलेज या कह लें कि एकेडमिक नॉलेज इनफ नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इक्वली इम्पोर्टेंट होता है।
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि जब ऑलरेडी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और फिटनेस सेंटर्स मौजूद हैं तो फिर इस प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अक्सर पेशेंट्स की जो पेन होती है, लाइक कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो उसकी पेन को मैं टेम्परेरी इम्प्रूव कर देती हूँ, लेकिन वही पेशेंट कुछ महीनों बाद उसी प्रॉब्लम के साथ दोबारा आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हम सिम्टम्स तो ट्रीट कर देते हैं लेकिन रूट कोज को एड्रेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑफिस वर्कर मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे नेक पेन है, तो मैं उसकी नेक पेन को तो ट्रीट कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर उसके पोस्चर, वर्किंग हैबिट्स, स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसका पैटर्न वही बार बार सेम रहता है तो उसकी जो पेन है वो रीअकर करेगी। तो इस गैप को फिल करने के लिए मैंने ये लाइफ ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है इसको डिजाइन करने का सोचा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना नहीं होगा बल्कि पेशेंट की कंप्लीट हेल्थ जर्नी को मैनेज करना है। जो डेवलप्ड सिटीज हैं जिनमें लाहौर और इस्लामाबाद, इस तरह की जो सिटीज हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन तक तो काफी हद तक अवेयरनेस जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन स्टिल हमारी सोसाइटी में जो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट फिजिकल थेरेपी प्रोफेशन और न्यूट्रिशनल जो बॉडी की नीड्स हैं वो बहुत हद तक लोगों तक नहीं पहुंची। जिनमें जो रूरल एरियाज के स्पेशली लोग हैं जिनके पास या तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है या उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि वो अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, तो ये उन लोगों को बहुत फायदा देगी ये चीज। जैसे कोई पेशेंट है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि उसे अपनी हेल्थ केयर की नीड्स के अकॉर्डिंग किस प्रोफेशन की जरूरत है। तो पेशेंट जो है वो सबसे पहले जाता है एमबीबीएस डॉक्टर के पास। कभी वो अननेसेसरी जगह टाइम और पैसा जाया करता है जबकि उसकी प्रॉब्लम वो होती नहीं है जिसके पास वो जा रहा है। तो लाइफ ब्रिज जो है ये एक कंप्लीट असेसमेंट प्रोवाइड करेगा और फिर वो देखेगा कि पेशेंट को सिर्फ फिजिकल थेरेपी की जरूरत है, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, साइकोलॉजी जो है उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, या उसको फिटनेस की सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे बहुत लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि एक ही पेशेंट को इतनी सारी चीजों की जरूरत क्यों है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर पेशेंट को हर प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पेशेंट पहले जाता है, किसी को नी पेन है तो वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, ऑर्थोपेडिक वाला उसका मसला नहीं है तो फिर वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाता है, फिजिकल थेरेपिस्ट से भी उसकी प्रॉब्लम ट्रीट नहीं होती तो फिर वो फर्दर दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाता है। तो इस तरह पेशेंट का टाइम और उसका पैसा दोनों ज़ाया होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो पेशेंट की पहले हम इसकी जो है वो पेशेंट की असेसमेंट करेंगे और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को एक रेफरल दिया जाएगा जिससे पेशेंट अननेसेसरी कॉस्ट से भी बच सकता है और उसका ट्रीटमेंट एक पर्सनलाइज्ड तौर पर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट या एज अ फाउंडर मेरी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस पेशेंट की असेसमेंट और रिहैबिलिटेशन होगी। असेसमेंट के बाद पेशेंट के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनेगा और पेशेंट को एजुकेशन दी जाएगी कि वो अपनी कंडीशन को समझे और फ्यूचर में उससे बच सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट मेरे पास नी पेन के साथ आता है और ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल कोट कर रही हूँ। मेरी रोटेशंस होती थी घुरकी हॉस्पिटल में, ठीक है, तो वो ऑर्थोपेडिक, एशिया में ऑर्थोपेडिक का सबसे जो कह लें कि फेमस हॉस्पिटल है, लेकिन स्टिल वहां पर भी लोगों को नहीं पता कि उन्होंने किसके पास जाना है। मेरे पास एक पेशेंट आई रोटेशंस के दौरान जब मैं अपनी रिसर्च भी कर रही थी। तो मेरी रिसर्च थी नी पेन पे, पेटालोफेमरल पेन सिंड्रोम पे। तो मैंने उस पेशेंट को ना करना चाहा कि मैं यार इसको अपनी रिसर्च में ले लेती हूँ। जब मैंने उसकी थोड़ी बहुत असेसमेंट की तो मुझे ये समझ आया कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, उसको मस्कुलोस्केलेटल कोई इशू ही नहीं था।
तो जब एक हमारे वहाँ पर सीनियर थे, उन्होंने उसको पर्सनली अपने क्लिनिक पर जो है प्राइवेट क्लिनिक पर उन्हें बुलाया और उनकी प्रॉपर असेसमेंट और डायग्नोसिस की, तो पता चला कि उनकी पेन तो मस्कुलोस्केलेटल इशू था ही नहीं, उन्हें कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या कह लें साइकोलॉजिकल इशू की वजह से उनका पेन जो है वो बार बार उन्हें उस प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये रिसर्च भी ये बात शो करती है कि स्ट्रेस और जो पेन का आपस में बहुत एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें डिफरेंट बॉडी एक्स और पेन्स हमें जो है हमारी बॉडी पे वो स्ट्रेस एक फिजिकल कंडीशन की सूरत में हमारी बॉडी पे वो कह लें कि नुमाया होता है। तो लाइक हर पेशेंट को जो है वो हर प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? लाइफ ब्रिज में जो वर्किंग इसकी कैसे होगी कि बिजनेस की जो स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव कोई मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक इस्टेब्लिश नहीं मैं करूंगी। इनिशियली एक डिजिटल फर्स्ट मॉडल होगा। पेशेंट व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करेगा। असेसमेंट के बाद उसका पर्सनलाइज्ड केयर प्लान बनेगा। अगर तो पेशेंट को रेफरल की जरूरत होती है तो उसे किसी ट्रस्टेड न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिटनेस ट्रेनर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो कि मेरे ही प्लेटफॉर्म पर वो सब लोग मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगे। यानी पेशेंट को अलग अलग प्रोफेशनल्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो लाइफ ब्रिज उसका एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और पूरी हेल्थ केयर जर्नी को कोऑर्डिनेट करेगा। फ्यूचर में जब ये बिजनेस ग्रो करेगा या कह लें कि एक मुझे रीजनेबल अर्निंग इस बिजनेस से होगी, तो मैं फिर इसमें जो है ना एक फिजिकल प्लेटफॉर्म इसका बनाऊंगी। तो इसमें जो हमारी टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट में मैंने ये एक एस्टिमेट ही रखा है कि 18 to 65 ईयर्स के पेशेंट्स या कह लें क्लाइंट्स होंगे और पेशेंट्स दोनों होंगे। स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, सीनियर सिटीजन्स जो है वो सब इससे फायदा उठा सकेंगे। तो इनिशियली तो पाकिस्तान में ही मैं इसको स्टार्टअप करूंगी और फिर ग्रेजुअली ये नेशन वाइड जो है ना इसकी रीच जाएगी। अच्छा, बिजनेस का रिवेन्यू जो है ना वो मल्टीपल जो सोर्सेज हैं वो क्रिएट करेंगे। अच्छा, बिजनेस रिवेन्यू जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से जनरेट होगा, जिनमें फिजिकल थेरेपी कंसल्टेशंस, रिहैबिलिटेशन सेशंस, वेलनेस पैकेजेस, ऑनलाइन वर्कशॉप्स और कॉर्पोरेट वेलनेस जैसे प्रोग्राम्स फ्यूचर कोलैबोरेशन में रिवेन्यू जनरेट करेंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ वन टाइम कंसल्टेशन नहीं है पेशेंट के साथ, बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जहां पेशेंट जो है वो फ्यूचर में प्रिवेंटिव केयर के लिए भी मेरे प्लेटफॉर्म के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसकी कैसे होगी? बिजनेस ये सोशल मीडिया के थ्रू इसकी शुरुआत होगी, जहां पर मैं इनिशियली फेज 1 में एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट शेयर करूंगी, फ्री अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करूंगी और पेशेंट एजुकेशन को अपनी ब्रांडिंग का पार्ट बनाऊंगी। तो हेल्थ केयर में क्योंकि जो सेटिस्फाइड पेशेंट्स होते हैं ना वो ही मार्केट की नीड होती है। लोगों को जब क्वालिटी सर्विस मिलती है तो रेफरेंस नेचुरली इंक्रीज होते हैं। अब इसमें जो मैंने फाइनेंशियल फिगर्स ये ऐड किए हैं, ये एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस है। इनिशियली मेरा फोकस मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं बल्कि ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड करना होगा। जब क्लाइंट बेस और एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा तो नेचुरली बिजनेस भी ग्रो करेगा और प्राइसिंग भी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग इवॉल्व होगी। तो इसमें जो हमारा मेन पिलर्स हैं वो थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर हम अपने प्लेटफॉर्म पर एक शेयर बेसिस की कह लेंगे बुनियाद पर हम रखेंगे, जिनमें मैं फाउंडर होंगी और उन लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट करूंगी डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ। अब इसमें मेरा क्या फायदा है और इसमें जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका क्या फायदा है? मेरा ये फायदा होगा कि मैं उनको रेफरल्स प्रोवाइड करूंगी और उनमें से मैं कमीशन लूंगी। मैं उनमें से 10%, 15% मैं अपना शेयर रखूंगी। और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये फायदा होगा, बेसिकली मेरा टारगेट, क्योंकि ये एक
फौरी तौर पर मैं इस पर अभी अमल नहीं करूंगी, ये मेरा 4-5 साल के बाद का एक विजन है या रोड मैप है। तो मार्केट में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनमें कंपटीशन इस कदर बढ़ चुका है कि हर इंसान जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है वो अपनी जॉब या कह लें कि बिजनेस को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि कंपटीशन इतना है और मार्केट में लोग इतने ज्यादा हैं कि या तो कोई आउट ऑफ कंट्री चला जाए, फॉरेन जाए तो फिर उसका काम बनता है, या कोई अपना बिजनेस जो खोले तो फिर ही उसका जो है ना वो सर्वाइवल इस फील्ड में होता है। तो आज से 4-5 साल बाद भी ये फील्ड जो है वो खत्म तो नहीं होगी, और जो मार्केट में नए न्यूट्रिशनिस्ट आएंगे, नए साइकोलॉजिस्ट आएंगे, उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें जॉब सीकिंग में प्रॉब्लम होगी। हर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो कह लें कि बिजनेस अपना इस्टेब्लिश कर सके। तो ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो मार्केट में नए एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आएंगे, तो मैं उनको बना बनाया एक पेशेंट प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि अगर वो पेशेंट मेरी फील्ड में या मेरी डोमेन में नहीं आएगा तो मैं उसको साइकोलॉजिस्ट को प्रोवाइड करूंगी या मैं उसे न्यूट्रिशनिस्ट को रेफर करूंगी। तो इस तरह उन्हें जो है वो पेशेंट मिलेगा और मुझे उसमें से अपना जो है वो कह लें कमीशन मिलेगी मुझे। तो ये मैंने सोचा क्यों, बेसिकली ना पेशेंट जब आता है तो हर ये 3 ही फील्ड्स हैं, एक न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी और फिजिकल जो फिटनेस है। यहाँ तो हर बीमारी की रूट जो है वो नफ्सियाती मसला होता है या फिजिकल मसला होता है, और या फिर न्यूट्रिशन या बॉडी में ऐसी कोई आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को आप कोई पेशेंट डिजीज डेवलप करता है। तो मेरा टारगेट इन तीनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को या तीनों फंडामेंटल फील्ड्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है, जहां पे पेशेंट के लिए ये आसानी होगी कि उसको हर जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे या डिफरेंट हेल्थ केयर्स के पास जाने की बजाय वो एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको ये सब प्रोफेशनल्स जो हैं वो उसको मौजूद मिलेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रेजेंटेशन का। कोई भी सवाल अंदील से अगर है किसी का तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। एनीवन? ओके जी, हम अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट्स के अंदर इसको प्लीज रैप अप कीजिएगा ताकि नेक्स्ट की बारी भी आ सके। तो रेहान साहब आप प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर अपनी कीजिएगा और आप प्रेजेंट प्लीज अपना शुरू करें। जी प्लीज। रेहान साहब आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपनी? जी प्रेजेंटेशन मैंने डेस्कटॉप पे ओपन की हुई है और जी इसको मैंने जब शेयर की तरफ मैं जा रहा हूँ जी तो ये मुझसे कोई पाथ नहीं मांग रहा, सिर्फ विंडोज कह रहा है। विंडोज पे मेरे पास एक मिनट है, कैन शेयर योर स्क्रीन। जी जी इसको शेयर कीजिए। विंडोज, और ये मैं दोबारा आया हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा वहां पर। इस तरह कीजिए कि आप शेयर का जो बटन है उसको पहले प्रेस करें, किया। उसके बाद जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन खोली हुई है उसको मिनिमाइज स्क्रीन के अंदर खोल दें, मतलब कि ना छोटी स्क्रीन में खोल दें। ओके अब आप विंडोज के ऊपर प्रेस करें जो वहां पे स्क्रीन शेयर का आपने किया हुआ था। जी, विंडोज पे प्रेस किया, अब ठीक है, जी अब आ रहा। जी विजुअल है अब तो मेरी स्क्रीन। जी जी बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा आप। Thank for the guidance. Assalamu alaikum, everyone, my respected colleagues. My name is Rehan Ilyas. I'm
banker as a profession, 20 years plus experience in consumer banking, in customer services and fraud risk management. और मेरा इसी वाले से बिजनेस आइडिया जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंसल्टेंसी के हवाले से है कि आजकल जिस तरह से लोग की नीड जो है वो डेवलप हो रही है फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से और ग्रोइंग नीड है, तो इसको एड्रेस करने के लिए मैंने इस आइडिया को सिलेक्ट किया है। और मैं आप और इसका नाम जो है फिन ब्रिज बैंकिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी रखा है, जिसमें फिन मींस फाइनेंशियल ब्रिज बैंकिंग और टैक्स कंसल्टेंसी। इसमें नेक्स्ट स्क्रीन एक मिनट। ये स्क्रीन पे किस तरह से मूव करूंगा मैं आगे? ये प्रेजेंटेशन वो है पावर पॉइंट पर है। आपका वो नीचे अगर आप देखेंगे तो 52 लिखा होगा। 52 के जो है ना नहीं राइट पे आइए जी 52 आपको सामने आ रहा नजर आ रहा है? नहीं, फुल स्क्रीन लिखा हुआ आ रहा है और तो कुछ हाँ जी, नहीं। फुल स्क्रीन के ऊपर प्रेस करेंगे तो फिर आप एरो कीज को यूज फिर करेंगे तो वो फिर आगे पीछे वो खुद ही फिर वो उसको कर देगा। नहीं कर रहा। आप यूं कीजिए कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपने पास खोल लेता हूँ। वो ग्रुप पे मैंने की हुई है। मैं अभी दोबारा कर दूं? जी जी, मेरे आप जरा फोन नंबर के ऊपर भेज दीजिए। जस्ट होल्ड ऑन। अगर मैं ऐसे स्क्रीन मूव कर रहा हूं तो आप लोगों को नजर आ रही है मूव करती हुई स्लाइड्स? जी जी आ रही है। बस ठीक जी। फिनब्रिज का सेक्शन 1 आइडियाज एंड रैशनल। आइडिया कहाँ से लिया? आइडिया था जी आवर बिजनेस आइडिया इज टू प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव बैंकिंग एडवाइजरी एंड टैक्सेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, एसएमईज एंड इंडिविजुअल्स इन लाहौर पाकिस्तान। अभी मैं सिर्फ लाहौर को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये फिजिकल जो है ना वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, कस्टमर्स के साथ उनके साथ डीलिंग होती है। तो अभी सिर्फ लाहौर को फोकस कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रोविंशियल लेवल पर, पंजाब लेवल पर लेकर जाएंगे और फिर आहिस्ता से फिर इसको नेशन वाइड लेकर जाएंगे। तो अभी फिल वक्त जो है ना वो लोकल मार्केट जो है ना उसको एड्रेस करेंगे और उसमें बैंकिंग एडवाइजरी सर्विसेज देंगे, जिसमें कस्टमर्स को जो भी लोन्स लेने के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग में जो कन्वर्जन हो रही है बैंकिंग सेक्टर की कन्वेंशनल से, उस वाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लोग कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा उनकी क्यूरीज हैं इस वाले से, और अकाउंट्स के हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से आजकल CFT और AML के हवाले से, FATF के हवाले से बहुत ज़्यादा रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हुई हैं, SPP की रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस, और उनका जो बहुत ज़्यादा फोकस है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो उन चीज़ों को लेकर अकाउंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं। कुछ फ्रॉड्स अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं, फ्रॉडुलेंट अमाउंट आ जाती है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसका अकाउंट किस तरह से ब्लॉक हुआ। तो ना ही उसका LEA यानी लॉ इन्फोर्समेंट में कोई जो ताल्लुक होते हैं, और ना ही उनके कोई लॉ इन्फोर्समेंट ये लीगल जो वकला वगैरह के साथ कोई लिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से, और ना ही बैंकिंग में उनको कोई तरह की नोहा होती है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उनका मसला रिजॉल्व नहीं होता। और इस किस्म के मामला हम डे टू डे बेसिस पे अपने जो इंडस्ट्री में बैठ के देख रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को मेरा ये आइडिया था कि अगर एक प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म बनाई जाए जिसमें बैंकिंग, टैक्सेशन और LE और लीगल के तमाम मामला को एक ही प्लेटफॉर्म के साथ पर डील किया जाए, कस्टमर को वहीं पर तमाम एक ही छत के नीचे तमाम सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो वो एक बहुत ही पोटेंशियल जो है ना वो बिजनेस हो सकता है। तो उस आइडिया को लेकर अभी ये बेसिक आइडिया है, इसकी ज़रूरत यही महसूस हुई कि चूँकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है, फाइनेंशियल जो है इन्वायरमेंट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, फंड्स जो हैं वो बैंकों के प्रॉफिट्स जो हैं वो मिलियंस, बिलियंस यानी कि ट्रिलियंस में चले गए हैं। इसके अलावा जो इस्लामिक बैंकिंग कन्वर्जन है, इसके अलावा डिजिटलाइजेशन जो हो रही है बैंकिंग सेक्टर्स में,
FBR टैक्स के हवाले से गवर्नमेंट का जो फोकस है और उसके डे टू डे बेसिस पे नई नई रेगुलेशंस और कंप्लायंस आ रही है। इसके अलावा जो पेनल्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं नॉन कंप्लायंस के ऊपर। तो और SME सेक्टर्स जो हैं हमारे, जो कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिनके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो स्पेशलाइज सर्विसेज जो है या अपना कोई डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से या लीगल फ्रेमवर्क्स के ऊपर जो टैक्सेशन के हवाले से अपना स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बना सके, तो उनको भी कंसल्टेंसी इस हवाले से प्रोवाइड की जा सकती है लो कॉस्ट पे, जिसको वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसमें अभी ये आइडिया जो है उसको एग्जीक्यूट करने की वजह ये है कि पाकिस्तान जो है वो बैंकिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इस्लामी बैंकिंग की तरफ कन्वेंशनल से। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। इसके अलावा डिजिटल फॉर्मलाइजेशन जो हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, उसके हवाले से लोगों को एजुकेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करना और कंसल्टेंसी देना। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो पुश है इसके हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, उस चीज़ को भी एड्रेस करना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि कम्प्लेक्स बैंकिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आते हैं, उनको एडवाइस करना प्रॉपर उनके लोन लेने के लिए। जिस तरह से गवर्नमेंट आजकल नए लोन्स दे रही है, लेकिन हर बंदा उसको समझने से ही कासिर है, अप्लाई करना तो दूर की बात है। तो लोगों को इस हवाले से कंसल्टेंसी देना कि वो किस तरह से इन लोन से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा वही अकाउंट जो ब्लॉक हो जाते हैं उसमें लीगल एस्पेक्ट कहाँ पर है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहाँ पर है, फ्रॉड कहाँ पर है, इन चीज़ों को देखना और उसी वाले से कस्टमर को एडवाइस करना और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। टैक्सेशन के हवाले से जो है कस्टमर को एडवाइस करना, हाई कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशंस हैं जो इस वक्त मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, एक तो वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम एस्पेक्ट्स को डील नहीं किया जा रहा है। बैंकिंग जो डील कर रहे हैं वो लीगल को या टैक्सेशन को नहीं देख रहे हैं, जो टैक्सेशन को देख रहे हैं वो लीगल और LEA के मामला को नहीं देख रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे, एक छत के नीचे इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है कस्टमर को प्रोवाइड करना और रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लायंस हो इसके साथ, उनके नए बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, NTN वगैरह, SCCP और FPR की प्रोसेसेस और इन तमाम चीज़ों को कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक जो है ना पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी जो है ना वो उसको मेंटेन करना। अब इसमें सोल्यूशन हम जो दे रहे हैं वो हम टैक्सेशन सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग एडवाइजरी दे रहे हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, कंप्लायंस सर्विसेज दे रहे हैं जो कि रेगुलेटर्स की तरफ से डे टू डे बेसिस पे चेंजेस आती हैं, और टैक्स प्लानिंग के कस्टमर किस तरह से अपने टैक्स को मैनेज कर सकते हैं जो टैक्स मिसमैनेजमेंट की वजह से उनका हाई कॉस्ट पे, हाई लेवल पर जा रहा है, वो उसको स्मार्टली जो है ना उसको नीचे ला सकते हैं। वो एडवाइस करना उनको इस वाले से। और इसमें किस तरह से हम काम करते हैं कि इनिशियल कंसल्टेंसी देंगे, असेसमेंट करेंगे कस्टमर की, उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे और फिर ऑन गोइंग सपोर्ट यानी कि रिकरिंग जो है ना उनके फॉलोअप्स वगैरह और जो तमाम चीज़ें उनको मैनेज किया जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। और इस हवाले से जो हमारे एडवांटेज है वो ये है कि हम डुअल एक्सपर्टाइज जो है वो एक छत के नीचे यानी बैंकिंग और टैक्सेशन, इसके अलावा से इसमें जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को हम एक ही छत के नीचे डील करेंगे। कस्टमर को किसी और तरफ किसी स्पेशल या स्पेसिफिक जो है ना वो मार्केट की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, उसको एक ही छत के नीचे ये तमाम सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे। अफोर्डेबल प्राइसिंग होगी क्योंकि जो इस वक्त स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहे हैं वो उसी वाले से ज़्यादा चार्ज भी कर रहे हैं, हमने कम्पिटिटिव रेट्स रखे हैं। लोकल प्रेजेंस है, लाहौर की मार्केट को बेहतर तौर पे जानते हैं, लाहौर में ही हम डील करेंगे और यहीं पर हमारे अपने लिंक्स जो हैं वो उनको यूज़ करेंगे और कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डिजिटल जो हमारी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करेंगे। SME के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा क्योंकि शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक जो है ना वो सर्विसेज लेने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से जाके, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम सर्विसेज देंगे और कम्पिटिटिव कॉस्ट पे देंगे और उसको फास्ट जो है ना वो प्रोसेसिंग होगी तमाम चीज़ों की। मार्केट एनालिसिस, मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें हम जो है जो टारगेट करेंगे स्टार्टअप्स को करेंगे, SMEs को करेंगे, एस्टेब्लिश बिजनेसेस को करेंगे, प्रोफेशनल्स को करेंगे, फ्रीलांसर्स को,
और बैंकिंग सेक्टर में भी जो हमारे कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, जिनको टैक्सेशन के हवाले से या किसी भी किस्म से एलईए या लीगल हवाले से जो कंसल्टेंसी या हेल्प चाहिए होगी, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। प्राइमरीली हम लाहौर को फोकस करेंगे और सेकेंडरी जो है ना हमारा फोकस फिर प्रोविंशियल वाइज फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में हम ऑफिस एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद हम नेशन वाइड की तरफ जाएंगे। इसमें हमारे पास मार्केट का साइज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास 129 एक्टिव लिस्टिंग जो है टैक्स कंसल्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे कंपटीटर भी हो सकते हैं और उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री के एसेट्स जो हैं वो ट्रिलियंस में चले गए हैं। इस्लामी बैंकिंग की तरफ कन्वर्जन हो रही है, 18 से 19 ट्रिलियन पे उसके प्रोपोज जो है वो एसेट्स होंगे। इसके अलावा 133 मिलियन जो है यूजर्स हैं, डिजिटल बैंकिंग यूजर्स हैं, जो कि आपकी डिजिटल एप्स वगैरह बैंकिंग की यूज कर रहे हैं। और एसएमई पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो रही है। इसके वजह से हमारे बिजनेस का जो है ना बहुत मार्केट साइज डे टू डे बेसिस पे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कंपटीटर का एनालिसिस अगर किया जाए तो ये कंपनीज कुछ पहले से काम कर रही हैं, जिनका थोड़ा सा हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी बताई है। आरएसएम पाकिस्तान है, वो यहाँ पर स्टेब्लिश है, नेटवर्क ऑडिट और टैक्सेशन को देखते हैं, लेकिन वो बैंकिंग के हवाले से वो कंसल्टेंसी नहीं देते हैं, प्रीमियम प्राइसेस है और लेस पर्सनलाइजेशन है। इसी तरह बिग फोर है, वो भी ऑडिट और उसके हवाले से डील करते हैं। टैक्स नर्ड है, कॉर्पोरेट सोल्यूशन है, आरिफ एंड एसोसिएट टैक्स केयर है। ये टैक्सेशन कुछ कंपनी सिर्फ टैक्स को डील करती हैं, कुछ बैंकिंग को फाइनेंशियल सर्विसेज को डील करती है। तो हमारा जो एज होगा कि हम तमाम सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, कम्पिटिटिव प्राइसेस के ऊपर प्रोवाइड करेंगे और एक छत के नीचे। बिजनेस मॉडल ये होगा जी हमारा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंकिंग एडवाइजरी, उसके बाद कंप्लायंस सर्विसेज, टैक्स प्लानिंग, कंसल्टिंग, ये तमाम चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। पैकेजेस हमारा जो स्टार्टर होगा जी वो तकरीबन बेसिक रजिस्ट्रेशन होगी 25 से 35,000 के लिए हम ये सर्विसेज देंगे। ग्रोथ के लिए जो है रजिस्ट्रेशन, टैक्स फाइलिंग, बेसिक एडवाइजरी 50 से 75, और अगर कोई फुल हमारा पैकेज लेगा एंटरप्राइज लेवल पे तो उसके लिए हम जो है ना वह 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की उसको चार्जेस हम हिट करेंगे। ये पर एनम होगा। क्लाइंट ऑन बोर्डिंग के हवाले से ऑपरेशन स्ट्रक्चर ये होगा कि हमारा जो है सर्विस डिलीवरी, कंप्लायंस, कैलेंडर, क्वालिटी कंट्रोल, क्लाइंट कम्युनिकेशन, ये हमारे स्टेप्स होंगे, जिसमें हम मार्केट को जो है वो इनिशियल कंसल्टेशन जो प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स की नीड्स को देख के उनको हम जो है ना उनका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे मंथली, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस पे भी, और उसका फॉलो भी साथ से चलेगा। इसको हम मार्केट किस तरह से करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी होगी सोशल मीडिया पे हम जो है ना वो बेसिक फोकस करेंगे, जिसमें लिंक्डइन है, गूगल एड्स है, फेसबुक है, फिर उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ है अपने लिंक्स के साथ और पार्टनरशिप्स के साथ करेंगे, जिसमें हम फिर लायर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और कंसल्टेंसी एजेंसीज के साथ अपनी पार्टनरशिप्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, और इसके अलावा नेटवर्किंग जो है हमारी, ये हमारे मार्केटिंग के चैनल्स होंगे। और इसको हम किस तरह से लेकर जाएंगे, हमारा ज़्यादा फोकस ऑन द डिजिटल मार्केटिंग टू रीच आवर टारगेट ऑडियंस एफिशिएंटली। बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, हम इसको पहले साल में जो है वो लाहौर की मार्केट में इसको एस्टेब्लिश करेंगे, और उसमें हमारा फोकस होगा 50+ क्लाइंट्स को हम लाहौर में जो है ना वो सर्विस दें और उनको अपने ऑन बोर्ड करें। उसके बाद फिर हम अपनी रेपुटेशन ऐसा जिस तरह से बिल्ड होगी, उसके बाद हम अपने डेवलपमेंट स्टेज पर जाएंगे, जिसमें हम फेज 2 में 2 से 3 सालों में हम जो है वो दूसरे शहरों में फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और पंजाब के दूसरे बड़े शहरों में अपने ऑफिस ओपन करेंगे और वहाँ पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद फिर हम 3 से 5 सालों में जो है ना नेशन वाइड जो है ना वो इसको लेकर जाएंगे। ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं वो इस्लामी बैंकिंग जो है वो 2028 तक एज पर जो कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है 2028 तक आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस्लामी बैंकिंग में जो कन्वर्जन हो रही है, ये हमारा एक बड़ा ग्रोथ का है, क्योंकि तमाम प्रोसीजर्स वगैरह जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, इस्लामी बैंक की तरफ टुवर्ड्स जा रहे हैं, और इस वजह से कंसल्टेंसी सर्विसेज की काफ़ी डिमांड है।
इंक्रीजिंग डिजिटल बैंकिंग अडॉप्टेशन है, ग्रोइंग एसएमई सेक्टर है, गवर्नमेंट पुश फॉर फॉर्मलाइजेशन के हायर कंप्लायंस जो है ना वो गवर्नमेंट के एंड से रिक्वायरमेंट की जा रही है बिजनेस के लिए कि वो अपने बिजनेस को उनके तमाम प्रोसीजर्स को जो है ना वो रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर लेकर आए। टीम किस तरह से स्ट्रक्चर होगी, लीडरशिप होगी सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की, टैक्सेशन के लिए हेड ऑफ टैक्सेशन होंगे और इसके लिए हम स्पेशलाइज्ड जो है ना वो हमारे पास रिसोर्स मौजूद हैं। बैंकिंग के लिए अभी हमारे पास सीनियर बैंकर्स मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास कंप्लायंस ऑफिसर और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग स्टाफ भी मौजूद है। ऑपरेशंस के लिए भी हम जो है ना वो ऑपरेशंस को बेहतर तौर पे रन कर सकते हैं और हम ये तमाम प्लान आउट जो है ना हमारा सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, हम इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड लोग हमारे साथ हैं टीम के और इसमें जो हमारे अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए एक तो हमारा विजन है कि वो हम बिल्डिंग पाकिस्तान लीडिंग बैंकिंग एंड टैक्सेशन कंसल्टेंसी फर्म जो है हम इसको लेकर चलना चाह रहे हैं। ग्रोइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हमारे पास क्योंकि जब ग्रोइंग फर्म में अब आप इनिशियल स्टेज पे जब एंटर होते हैं तो जब जिस तरह से फर्म ग्रो करती है इसी तरह से जो उसको चला रहे होते हैं लोग या उसको में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है, इसमें लर्निंग है क्योंकि नई चीज़ें हैं, नई से नई एडवांसमेंट आ रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, फॉर्मलाइजेशन हो रही है, गवर्नमेंट के नए से नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, लर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसमें इम्पैक्ट है इसका एसएमई और बिजनेस को उसको हम इम्पैक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इकोनॉमी को पाकिस्तान इकोनॉमी को जो है ना बेहतर करने के लिए उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। कल्चरल और मार्केट पोजीशन हमारी लाहौर बेस्ड है तो हम लोकल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एज है हमारे लिए। फाइनेंशियल्स हमारे जो है हमारी कॉस्ट जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस वक्त 7,50,000 से लेके 16 लाख तक जो है ना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जिसको रन करने के में इसको ब्रेकअप दिया है, जिसमें जो कुछ जो है वो इनिशियली हमें रिक्वायर्ड होगी और कुछ जो है टाइम के साथ साथ जिस तरह से फंक्शंस और ऑपरेशंस एक्टिव होते जाएंगे ये कॉस्ट इंकर्ड होती जाएगी। और ये हम थोड़ा सा इसका मैंने ब्रेकअप दिया है और मंथ वाइज के पहले मंथ में कितना होगा, कॉस्ट कितनी होगी और थर्ड मंथ 3 महीने में, 6 महीने में और 1 साल में हम कॉस्ट पे किस तरह से जा रहे हैं। ये रेवेन्यू पोजीशन है तो किस तरह से हमने 5 से 10 क्लाइंट्स अगर हमारे होंगे तो हम किस तरह से प्रॉफिट उसमें मार्जिन हमारा इंक्रीज होगा। तो ये थोड़ा सा ग्राफ से और इससे यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया। और अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हमारा तकरीबन हमने इसको रियलिस्टिक पेस के ऊपर रखा है कि 4 से 6 माह में जो है ना हम अपना ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे कि हमारा बिजनेस जो है इसके बाद अपने खर्चे खुद उठाना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। फ्यूचर विजन हमारा है जी टू बिकम पाकिस्तान मोस्ट ट्रस्टेड बैंकिंग एंड टैक्सेशन कंसल्टेंसी फर्म सर्विंग बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री। ये हमारा विजन है और इसी को हम इंशाल्लाह बेस बना के चलेंगे। हमने 3 ईयर गोल्स भी रखे हैं और 5 ईयर गोल्स भी टारगेट्स रखे हैं और इनको हम इंशाल्लाह अपनी एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवली जो है ना इंशाल्लाह इनको अटेन करेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि जी ग्रोइंग मार्केट है, मार्केट का साइज बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है और गवर्नमेंट की और बैंकिंग के हवाले से जो एडवांसमेंट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उस हवाले से कस्टमर्स की नीड्स बढ़ रही हैं और कस्टमर्स का पोटेंशियल, बिजनेस का पोटेंशियल जो है ना वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रेहान साहब। एनी क्वेश्चंस फॉर रेहान साहब? किसी का कोई भी सवाल हो रेहान साहब के लिए तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है जी, रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अब हमारी जो लास्ट प्रेजेंटेशन है दैट विल बी विद फातिमा। तो फातिमा, मैं आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खोल रहा हूँ, आप प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
I am Fatima Khan and I am presenting my business model with the name of Nifa Wellness. डिकेड से ऐसा हो रहा है कि मॉडर्न मेडिसिन ह्यूमन बॉडी को तो ट्रीट कर रही है बट एज कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पार्ट्स, जिसमें पेशेंट को एक प्रॉब्लम के लिए एक डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ जाना पड़ता है और दूसरे के लिए दूसरी तरफ, जबकि होलिस्टिक वेलनेस को इंटायरली छोड़ दिया जाता है। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अ यूनिफाइड डिजिटल गेटवे जो इकट्ठा कर रहा है फिजिशियन को, साइकेट्रिस्ट को और बायोफील्ड एनर्जी हीलर को इनटू अ सिंगल कोहेसिव क्लिनिकल इकोसिस्टम। दिस इज नॉट जस्ट इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इट इज द नेक्स्ट मल्टी-बिलियन डॉलर रेवोल्यूशन ऑफ वर्चुअल केयर। फिजिकल बॉडी का तो सबको पता है, मेंटल वेलनेस का भी सबको पता है। फिजिकल बॉडी को हील करते हैं फिजिशियंस, उनको डायग्नोसिस एंड ऑल दैट प्रोसेस, और इसी तरह से मेंटल वेलबीइंग के लिए साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बाकी फील्ड्स हैं। जबकि जो हमारी एनर्जी बॉडी है, इसके बारे में हमारे माशरे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है और इसीलिए ये निगलेक्टेड पार्ट है। व्हाट इज़ एनर्जी बॉडी? मोस्ट ऑफ यू विल नॉट, आपको पहले से नहीं पता होगा कि ये एनर्जी बॉडी क्या है। जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी होती है, इसी तरह से हमारी एनर्जी बॉडी होती है। आम फहम अल्फाज में आप इसको ऑरा भी कहते हैं, लेकिन इट इज़ रियली एग्जिस्टेंशियल, ये एग्जिस्ट करती है और कोई भी जो फिजिकल इलनेस होती है, बीमारी आती है, वो हमारी एनर्जी बॉडी पे मैनिफेस्ट करती है, उसके बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट करती है। इसी तरह से अगर हमारी फिजिकल बॉडी डिस्टर्ब्ड है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारी एनर्जी बॉडी में भी मैनिफेस्ट करेगी, वहाँ नजर आएगी। अगर हम एनर्जी बॉडी को निगलेक्ट करके सिर्फ फिजिकल बॉडी की वेल बीइंग पे तवज्जो देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाता है और मोस्ट केसेस में हमारा जो एक्यूट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि जिस बीमारी को जल्दी हील होना होता है, वो बहुत स्ट्रेच आउट कर जाती है। अगर हम इसको अलाइन रखें, एनर्जी चैनल्स हमारे ब्लॉक ना हो, तो हम जल्दी रिकवरी की तरफ जाते हैं। अब शुरू करते हैं फ्रॉम, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। मैंने इसका नाम न्यूफा वेलनेस रखा है, जिसमें हम यूनिफाइड अप्रोच दे रहे हैं डिस्टेंट प्राणिक हीलिंग की, साइकेट्री की और प्राइमरी केयर की। नेक्स्ट प्लीज। हमारे हेल्थ केयर में कोर प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले है निगलेक्टेड पाथवेज। ट्रेडिशनल क्लिनिकल मेडिसिन में कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है हमारे एनर्जेटिक पाथवे को, जिसकी वजह से विच फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट एज रूट ब्लूप्रिंट फॉर फिजिकल एंड साइकेट्रिक एलिमेंट्स। जो अभी मैंने बात की है वही बात है। दूसरी बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट। हमारी हेल्थ केयर सेक्टर की सेपरेट डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हैं। और फिर आता है क्लिनिकल बैकलॉग्स, जिसमें अगर लॉन्ग क्यूज, इसको शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि लॉन्ग अवेटिंग क्यूज हैं हमारे। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारी टारगेट मार्केट क्या है? हमारी मार्केट की टोटल जो हम एड्रेसेबल मार्केट है, उसकी वो है $2.4 बिलियन PKR, सॉरी, जिसमें डिस्टेंट प्राणिक हीलिंग 50% है, साइकेट्रिक और मेंटल कंसल्टेशन 30% है और टेली हेल्थ फिजिशियन ऑनलाइन कंसल्टेशंस 20% है। नेक्स्ट। अब हमारा प्लेटफॉर्म सोल्यूशन क्या दे रहा है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रेडिशनल मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, उनके साथ साथ हम एनर्जी हीलिंग को भी ऐड कर रहे हैं। इसमें फिजिशियन की सर्विसेज भी दी जा रही हैं ऑनलाइन, साइकेट्रिक कंसल्टेशंस भी दी जा रही हैं ऑनलाइन, और इसी तरह जो एनर्जी बॉडी की कंसल्टेशंस हैं दैट इज़ डिस्टेंट। मतलब ये कि ये भी ऑनलाइन दी जा रही है, इसके लिए पेशेंट का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट इज़ आवर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन? क्लिनिकल इंटीग्रेशन है और कंफर्ट फर्स्ट केयर है। अगर हम क्लिनिकल इंटीग्रेशन को डिस्कस करें, तो हमारा प्लेटफॉर्म यूनिक प्लेटफॉर्म है जो डिस्टेंट प्राणिक हीलिंग को की सर्विसेज दे रहा है साइकेट्रिस्ट और मेडिकल कंसल्टेंट या फिजिशियन के कोऑर्डिनेशन में, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइटैलिटी की सारी लेयर्स एड्रेस हो रही हैं, फिजिकल बॉडी भी, मेंटल वेलबीइंग भी और एनर्जी बॉडी भी।
और सेकेंडली कंफर्ट फर्स्ट केयर, पेशेंट को हमारी सर्विसेज लेने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं जाने की ज़रूरत, और साथ ही उन्हें अपने होम की कन्वीनियंस पे, उनकी अपनी कन्वीनियंस पे होम सेटअप में वो सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनर्जी स्वीप्स एंड फिजिकल ट्रीटमेंट। कंपैटिटिव लैंडस्केप असेसमेंट, हमारे कंपैटिटर्स कौन हैं? अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं, उसके बाद प्राइवेट साइकेट्रिक क्लिनिक्स आते हैं, फिर आते हैं इंडिविजुअल स्पिरिचुअल हीलर्स। जो ट्रेडिशनल हॉस्पिटल्स हैं उनकी की स्ट्रेंथ है कि वो इन पर्सन डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वीकनेस ये है कि वो इम्पर्सनल हैं और स्वेयर वेटिंग क्यूज हैं उसमें। हमारा प्लेटफॉर्म इस केस में क्यों एक्टिव है या इफेक्टिव है? हमारे ज़ीरो क्यूज़ हैं और रिमोट कन्वीनियंस है, हर चीज़ रिमोटली अवेलेबल है। सेकेंडली, प्राइवेट साइकेट्रिक क्लिनिक्स आते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है कि ऑथराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन है, लेकिन साथ ही इनकी वीकनेस ये है कि ये हाईली एक्सपेंसिव होते हैं और ये एनर्जी बॉडी को टोटली आइसोलेट कर रहे हैं, जबकि हम इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड एनर्जी केयर दे रहे हैं विद साइकेट्री। और जो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, वो पर्सनल पेशेंट क्लाइंट रिलेशनशिप्स पे तो काम कर रहे हैं, उनका पर्सनल रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन वीकनेस ये है कि इसकी क्लिनिकल क्रेडिबिलिटी कोई भी नहीं है। जबकि न्यूफा का एडवांटेज ये है कि इसमें हम कंबाइंड एनर्जी दे रहे हैं विद मेडिकल प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट प्लीज। अब आता है डायनामिक ऑपरेशन फ्लो, कि हमारा ऑपरेशनल वर्क फ्लो क्या है। सबसे पहले इनटेक है, जिसमें पेशेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे, अपनी वर्चुअल स्लॉट को बुक करेंगे और अपना हेल्थ प्रोफाइल वहाँ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनके प्रोफाइल का स्कैन किया जाएगा, फिजिशियन साइकेट्रिस्ट उसको इवेलुएट करेंगे और फिर साथ ही हम एनर्जी स्वीप उन्हें देंगे, जिसमें जो प्रैनिक हीलर हैं वो उनकी एनर्जी बॉडी को रिमोटली क्लियर करेंगे हर किस्म के ब्लॉक और कंजेशन से। और फाइनल स्टेप इसमें ये है कि साइकेट्रिस्ट ट्रैक करेंगे बिहेवियरल मैट्रिक्स को और साथ में ही फार्माकोलॉजिकल रूटीन्स को भी एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेंशन। इसका मेरा प्लान है कि इसको हम इसके अंदर ही इसी प्लेटफॉर्म पे टेलीफार्मेसी को इंटीग्रेट करें, क्योंकि पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसके माइंड को हम देख रहे हैं, उसकी बॉडी को चेक कर रहे हैं, ऑरा क्लेंजिंग हो रही है, लेकिन फिजिकल एलिमेंट्स के लिए उसको हमें सर्टन, बल्कि दोनों के लिए साइकेट्री भी और दूसरा भी, उसके लिए हमें उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है। अगर हम ऑनलाइन ही फार्मेसी भी स्टार्ट कर दें तो ये हमारी लूप को कवर कर लेगा, क्लोज कर लेगा, जिसमें डोर स्टेप पे हम उन्हें डिलीवरी कर सकते हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन की। लेकिन ये हम ईयर 2 में जाके इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये थोड़ा कैपिटल की वजह से हमारा वेंचर स्टार्ट में ही इंटीग्रेट करना मुश्किल है। न्यू प्रॉफिट मार्जिन लेयर है, इसमें हम रिटेल ई कॉमर्स मार्जिन को फार्मास्यूटिकल सेल्स को बूस्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। और क्रॉनिक रिटेंशन है, जो पेशेंट्स की रीफिल्स होते हैं, मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं और मंथली रीफिल्स हो गए, या इसी तरह क्रॉनिक जो भी डिजीजेस होती हैं उनके रीफिल्स पेशेंट को चाहिए होते हैं, तो वो रिटेंशन भी हमें इसमें मिल सकती है। नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल प्लान। स्ट्रक्चरली हमारा ये मॉडल हाईली रिसिलियंट है, मंथली सब्सक्रिप्शन पे। इसकी प्राइसिंग हमारी अभी ये मैं अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें अगर सिर्फ ऑरा क्लींजिंग के लिए कोई पेशेंट आ रहा है तो उसके सेशन हम देंगे 12,000। इसी तरह अगर इंडिविजुअल केयर लेना चाह रहे हैं साइकेट्री की या फिजिशियन की, उसके चार्जेस अलग होंगे। लेकिन हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंटीग्रेटिव मास्टर बंडल, जिसके डिफरेंट चार्जेस हैं। प्रपोज चार्जेस 38 पर मंथ है, लेकिन इस बंडल के अंदर हम 4 रिमोट हीलिंग सेशंस देंगे, एक वीकली होगा
और एक हम क्लिनिकल साइकेट्रिक कंसल्टेशन देंगे और एक डेडिकेटेड फिजिशियन की कंसल्टेशन होगी। ये तीनों सर्विसेज मिलके एक बंडल बनेगा। अगर हम मंथली 100-150 भी कस्टमर्स बंडल के लिए हम अरेंज कर लें तो हमारा ये आइडिया काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। इनिशियल कैपिटल एलोकेशन क्या है? मैंने इसमें कॉस्ट को ब्रेकअप किया है। डिजिटल सेटअप के लिए कॉस्ट चाहिए है, टारगेटेड मार्केटिंग के लिए चाहिए है, मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए चाहिए है, सैलरी रिजर्व पूल और फिर टोटल आ जाती है। इसकी मजीद ब्रेकडाउन मैंने किया हुआ है। डिजिटल स्टार्टअप में हमें किसके लिए चाहिए? टेली मेडिसिन के सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए। मार्केटिंग में आ जाता है, डिजिटल एड्स आ जाते हैं और लाइसेंसिंग के लिए है और ओवरऑल वेंचर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेंचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें मजीद ब्रेकडाउन किया है कि कैसे मंथली रेवेन्यू को हम स्केल कर सकते हैं और 5 मंथ्स हमारा ब्रेक इवन इसमें प्रोबेबल है। नेक्स्ट, मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर हम सोसाइटी को वैल्यू दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। अब एनर्जी हीलिंग के बारे में किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी फातिमा के लिए कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। जी जी बाबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइएगा, ये जो 2.4 बिलियन रुपीस का जो आपने इसमें स्टार्ट स्लाइड्स में जिक्र किया है, जी जी। इसकी ये कौन सी किस रिसर्च बेस पे ये फिगर से आपने उठाई? सर ये मैंने जनरल ली है एआई से। अच्छा, जनरल लिए ऐसे, ओके। और ये जो आपने बताया एनर्जी हीलिंग के हवाले जी से, जी। उसकी कोई डिटेल नहीं थी, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस या क्या इसके अंदर एनर्जी हीलिंग व्हाट इज द कांसेप्ट? जी जी। सर इसीलिए कि प्रेजेंटेशन को कंसाइज रखने का था, इसलिए मैंने इसकी डिटेल नहीं दी, लेकिन अभी आपका क्वेश्चन है तो मैं आंसर करती हूँ। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ भी है, लेकिन ये ऐसी फील्ड है जिसमें मज़ीद वर्किंग जारी है। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स और डेटाज़ हैं, लेकिन क्लिनिकल बेस्ड डाटा ना होने की वजह से हम इसको इंटीग्रेटेड रखते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री टू मेडिकल ट्रीटमेंट। वरना जो इसकी एफिकेसी है, इट इज़ कंपैटिबल और नियर टू मेडिकल मेडिकल की जो ट्रेडिशनल फील्ड है। इसके अलावा आप डिटेल से कुछ भी पूछ सकते हैं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा हूँ ये सिमिलर टू रेकी हीलिंग आल्सो इज अ एनर्जी हीलिंग कहलाती है। जी बिल्कुल। तो वो जो आपने जो कॉन्सेप्ट किया है इट्स वेरी सिमिलर टू द रेकी हीलिंग, राइट? जी जी बिल्कुल उसके सिमिलर है। सिर्फ जो डिफरेंस मैंने फील किया है, मैंने रेकी को भी स्टडी किया हुआ है, उसका भी कोर्स लिया हुआ है और प्रैनिक का भी, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज प्रैनिक में है। द ओनली डिफरेंस इज जब प्रैनिक हीलिंग हम दे रहे होते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम स्पेसिफिक टारगेट कर रहे होते हैं ऑर्गन को, चाकरा को या एनर्जी बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट को। जबकि रेकी जब हम दे रहे होते हैं उसमें हम जनरलाइज रखते हैं, उसकी अप्रोच जनरलाइज्ड है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हम अपनी जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग रैप अप करते हैं। वहीं से आपके जो भी फीडबैक होगा वो आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर जो है ना कर दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।